तो आपका मेरे चैनल हिंदी द्वार ज्ञान का सागर में स्वागत है। हमने भाग 2 तक बादल को घिरते देखा है, कविता जो है भाग 2 में समाप्त करी थी। इस भाग में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। किसी भी कविता का पहला जो है, कविता या कहानी का पहला प्रश्न तो आप जानते ही हैं, जो बनता है सारांश से बनता है कि उस कविता का, जैसे कि बादल को घिरते देखा है, कविता का सारांश लिखिए। दूसरा प्रश्न कविताओं से लाइन दे करके बनता है व्याख्या के लिए। जैसे आपको ये लाइन दे दी जाए, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। बस इतना ही दे दिया जाए। या आपको इस लाइन का अधूरा हिस्सा, जैसे एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। फिर इसके आगे है, निशा काल से चिर अभिशापित। अब ये लाइन दे करके पूछ दिया जाए कि इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। विरहित का अर्थ बताते हुए स्पष्ट करिए कि कौन विरहित है और क्यों। इस तरह का प्रश्न दिया जा सकता है। या लाइन दे दी जाए, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीघे सुघड़ सरेखे सुघड़ गलों में। इन पंक्तियों में कवि ने किन लोगों का वर्णन किया है, स्पष्ट करके लिखिए। इस तरह का आपको दिया जा सकता है। या आपको उन कथाओं को भी स्पष्ट करते चलना पड़ेगा जो कथाएं इन पंक्तियों से जुड़ी हैं। जैसे कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा। इतनी लाइन नहीं दी जाएगी, खैर आपको इतनी ही लाइन दे दी जाए, कहाँ गया धनपति कुबेर, व कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। बस यहीं तक लाइन दे दी जाए और दे दिया जाएगा कि इन पंक्तियों के आधार पर कवि कालिदास की सोच पर और नागार्जुन की आधुनिक दृष्टि पर विचार करिए कि नागार्जुन की आधुनिक दृष्टि क्या है और कालिदास की उस तदयुगीन गुप्तकालीन कल्पना का क्या रहस्य है। तो आप इसको कैसे स्पष्ट करिएगा। मैंने जो बताया था, आपको कुबेर की कहानी सुनाई थी, उस कुबेर की कथा को, मेघदूतम नाटक रचने की बात को कालिदास के बताते हुए इस पंक्ति का अर्थ हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो इस तरह से एक एक लाइन की जो है हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में आप जानते हैं 5 नंबर की व्याख्या रहती है, उसके साथ आपका 1/2 करके 2 क्वेश्चन रहता है, जो कि 3 नंबर हो गया, और 5 + 3 आपका 8 हो गया। और आपका 3 नंबर का जो है क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपका 4.5 का ये सिद्धांत है। तो हाफ नंबर का आपका पहले ही क्वेश्चन रहेगा जो पूछा जाएगा कि किस पार्ट से लिया गया है, कौन इसके हैं, तो हाफ इसी पे कर देता है हाफ। और इसके बाद आपका
1 + 1 आपका 2.5 हो गया। इसके बाद 3 आपका हो गया 5.5। इसके बाद जो बचा आपका, आप जानते हैं व्याख्या पे हो गया। और 4 नंबर का तो 12.5 नंबर का क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें आपको इसी तरह का 3 + 3 और 1/2 यानी 6 3 9 इस तरह से दिया जा सकता है, या 1 3 का रहेगा। अधिकांशतः 1 3 का क्वेश्चन रहता है। आपका 3 और 3 6 हो गया। तो 6 और 5 नंबर का व्याख्या 5 नंबर, यानी आप 6 5 11 हो गया। 11.5 नंबर के क्वेश्चन उस तरह, पहले हाफ, इसके बाद 1/2, फिर 1/2 आपका हो गया 3.5। इसके बाद फिर 3 मार्क्स का हो गया 7.5। इसके बाद आपका 5 मार्क्स 12.5 इस तरह बनेगा। तो आज हम फिर से इस कविता का सारांश जो है जान लें, क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं इस कविता को ध्यान से सुना है कि नहीं सुना है। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में आप इस कविता के सारांश को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आज हम इस कविता के सारांश को समझें। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने सफ़ेद स्वच्छ पर्वत शिखर पर अचानक बादल को घिरते हुए देखा है। बादलों से गिरने वाली बर्फ जैसे सफ़ेद मोती के समान जो बूंदें हैं, ओस कण हैं, उनको मैंने मानसरोवर के जो कमल हैं उन कमल पर खिले हुए कमल पर गिरा हुआ देखा है। और इस मनोहरम दृश्य को मैंने अपनी आँखों से ही देखा, अपने आँखों से साक्षात देखा। आगे वे कहते हैं कि हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियों पर, ऊंची ऊंची चोटियों पर कई सारी झीलें हैं, जो छोटी हैं कोई बड़ी हैं। ऐसी झीलों के सांवले नीले जल में दूर देश से आकर के जो गर्मी वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर के जो हंस आते हैं, उन हंसों को मैंने देखा है। वे हंस मैदानी भागों से आकर के यहाँ पर कमल की नाल में जो विषतंतु रहते हैं, जो रेशे रहते हैं, सफ़ेद जो रेशा रहता है उसमें कुछ का तीखा कुछ का मीठा जो है स्वाद होता है, इसको वे चखते हैं। और इस हंस जो है इस मानसरोवर में तैरते रहते हैं। ऐसा दृश्य लिखा है। ये पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य बिल्कुल अलग है। बताते हैं कि बसंत ऋतु के मौसम में सुंदर सवेरे में जब धीरे धीरे हवा बह रही थी, लाल सूरज की किरणें हिमालय की चोटियों पर चमक रही थी और स्वर्णिम आभा थी, सुनहली किरणें पड़ रही थी हिमालय पे। तो मैंने ऐसे समय में देखा कि दूर दूर देश से जो पक्षी आते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, उसमें हंस है। तो हंस के अलावा उन्होंने कहा कि मैंने चकवा और चकवी के जोड़े को देखा। चकवा पक्षी रात में दोनों एक दूसरे से अलग होकर के विरह का जीवन व्यतीत करते हैं, और चकवा और चांद का प्रेम है, इसलिए वे वृक्षों की डाली पर बैठकर रात अपना व्यतीत करते हैं, चांद को ही देखते रहते हैं। चांद जब चला जाता है, रात जब बीत जाती है, तब सवेरे उनको अपनी याददाश्त आती है अपने जोड़े की, तो वे उनसे सुबह में ही मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यह उनको शाप मिला है, श्रापित है। इस श्राप के कारण
वे जो है एक दूसरे से रात भर बिछड़े रहते हैं, लेकिन सुबह सुबह नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने हरी शैवाल की चादर पर उन दोनों पक्षियों के जुगल को, जोड़े को प्रणय कलह करते हुए देखा है। दोनों उस पर प्रणय कलह कर रहे हैं, जो हरी हरी घासें जो है वहाँ उगी हैं उस पर। फिर कहते हैं कि बड़े बड़े बर्फीली ऊंची ऊंची घाटियों में जहाँ पर पहुँचना बड़ा ही कठिन है, सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर, अब किसी ने व्याख्या कर दी अलख नाभि से उठने वाले की भाई अलकनंदा के किनारे। ये बिल्कुल गलत व्याख्या जिसने भी की है, गलत की है। मैं कहूँगा अलख यहाँ अर्थ है ना लख, जो दिखाई नहीं देती। हिरण को अपनी नाभि कैसे दिखाई देगी? हम इंसान हैं, हम अपनी नाभि देख सकते हैं, लेकिन जानवर अपने जो है निम्न प्रदेश को, निम्न हिस्से को नहीं देख सकते, क्योंकि उनके शरीर की बनावट, उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो इसलिए जिसने अलख का अर्थ अगर किया है अलकनंदा, तो बहुत गलत अर्थ किया है। उसकी व्याख्या पूरी तरह से गलत है। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अगर कहीं से पढ़ रहे हैं अलख माने अलकनंदा नदी, तो गलत है। अलख यानी न अलख, जो दिखाई नहीं देती। तो ऐसी नाभि से जो महक उठ रही है कस्तूरी मृग के, उसकी खोज में, अपनी नाभि से उठने वाली सुगंध की खोज में वो कस्तूरी मृग इधर उधर भटक रहा है, उछल कूद कर रहा है, अपने पर ही चिढ़ रहा है। धावित होना यानी दौड़ना, इधर उधर, जिसको कहते हैं आम भाषा में गुलेटी मार रहा है, इधर उधर उछल रहा है। और चंचल है, तरल तरुण कस्तूरी मृग को, वह चंचल युवा हिरण अपने पे ही चिढ़ रहा है। ऐसा दृश्य नागार्जुन जी कह रहे हैं मैंने देखा है। फिर आगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पंक्ति बताई थी, वे कालिदास की कल्पना पर व्यंग्य करते हैं कि कालिदास जी जो अपने मेघदूतम में नाटक में जो लिखा है कि कुबेर है, उनकी अलका पूरे हिमालय में बसी हुई है, और मेघ को वे दूत बना करके, यक्ष जो है दूत बना करके अपना संदेश अपनी यक्षिणी पत्नी के पास जो है भेजता है अलकापुरी। और आसमान में गंगा जल जो है बह रहा है, आकाश गंगा जो है। कहते हैं यह सब तो मुझे दिखाई ही नहीं पड़ा। इसलिए वे कहते हैं कि ये कालिदास जो वर्णित किए हैं कालिदास जी, ना तो मेघदूत है ना तो गंगा जल है, इनका वर्तमान में तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब ये तो मुझे तो पता नहीं है कि मेघदूत कहाँ चला गया। और कहते हैं अगर मेघ रहा भी होगा तो कहीं बरस के ख़त्म हो गया होगा। फिर लास्ट में कह देते हैं जाने दो वह कवि कल्पित था, छोड़िए ना, वह तो कवि की कल्पना थी, सचमुच का ऐसे थोड़े होता है। ऐसे नागार्जुन जी कह रहे हैं। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर, उन्होंने भीषण जाड़ों के मौसम में तूफ़ानी जो बादल आते हैं, तूफ़ानी जो हवाएं चलती हैं, उसके संघर्ष को, उन तूफ़ानी संघर्ष को, बादलों के साथ हवाओं के संघर्ष को कह रहे हैं देखा है मैंने। फिर बताते हैं कि छोटे बड़े जो झरने बहते हैं, नदियाँ जो बहती हैं, निर्झरणी माने नदी भी होता है, नदियाँ और झरने जो बह रहे हैं, ऐसे प्रदेश में उन्होंने देवदारू के वृक्ष के घने वनों को देखा है। उस वन में जब वे प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर लाल भोजपत्र से बनी हुई कुटिया है। उस कुटिया में रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाए हुए किन्नर और किन्नरियाँ बैठे दिखाई देते हैं। ये सब नृत्य गान करने वाली जातियाँ हैं। आज जिसको हम थर्ड जेंडर कहते हैं, एक तरह की जाति है किन्नर, और इनका काम यही था, पेशा था, नाच गान करना। राजा महाराजाओं के दरबार में होते थे। तो ये क्या है, शंख जैसे गले में, इंद्रनील
पुष्प होता है, मणि नहीं है। किसी ने मणि भी कहा दिया है, गलत है। इंद्रनील पुष्प की माला पहने हुए हैं, कानों में उनके कलियां हैं और चोटी में अपने वे लाल कमल धारण किए हुए हैं, और हाथ में एक सामने जो है पान पात्र रखा हुआ है, पीने का प्याला रखा हुआ है। वह प्याला कैसे है? तो वह प्याला चांदी से बना हुआ है, उसमें मड़ियाँ जड़ी हुई हैं, और सब सामने रख कर के बैठे हैं। उसमें जो है द्राक्षासव यानी अंगूर का रस यानी कि अंगूर से बनी हुई शराब जो है रखी हुई है, और उसको पान करके, उसको पी करके एकदम मस्त हो करके किन्नर और किन्नरी दोनों जो है बंसी वादन कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। ऐसे दृश्य को नागार्जुन जी कहते हैं मैंने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में देखा है। तो यह हुआ इस कहानी का सारांश जो मैंने आपको बताया। सॉरी, इस कविता का सारांश, क्षमा करिए, इस कविता का सारांश। और इसमें विशेष कोई प्रश्न बनता नहीं है। जो प्रश्न आएगा, लाइनिंग क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। अब आपका अगर कोई प्रश्न है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट करिए, कमेंट करिएगा, तभी मैं इस समस्या को जानूंगा, आपको जो है पूरी तरह से जवाब देने की जो है चेष्टा करूंगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।